गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग जो क्लास 10 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आप अच्छे से रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, तो हम लोग पेपर को सलूशन को आगे बढ़ाते हुए भाग 1 में विकल्प हो गया था, भाग 2 में 2 नंबर वाले प्रश्न में, भाग 3 में भी अब 2 नंबर वाले प्रश्न होने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे का शुरू करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 तक हो गया था आपका और प्रश्न क्रमांक 12 से हम फिर इससे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 लिखा है कि दो समरूप त्रिभुज हैं ए बी सी। तो ये हो गया त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या हो गया डी ई एफ। दो त्रिभुज हो गए जिसमें से अब हम बना लेते हैं इनको। देखिएगा, त्रिभुज हो गया ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हो गया डी ई एफ। अब इसमें लिखा हुआ है कोण ए का मान कितना है 47। तो ये कैसा होगा यदि समरूप हैं, दोनों त्रिभुज यदि समरूप हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर। काहे कि संगत कोण बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि संगत कोण क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं। ये हो जाएगा संगत कोण। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण बराबर हो गए। इधर इसमें लिखा है कि कोण ए इक्वल टू दिया है, जो दिया है उसकी बात कर रहे हैं, इसी से हम निकालेंगे। कोण ए की वैल्यू दिया है 47 डिग्री, तो कोण डी का भी मान क्या हो जाएगा 47 डिग्री। फिर क्या होगा, दिया है कोण ई बराबर दिया है 83 डिग्री। तो ई के बराबर में कौन है, कोण ई के बराबर में कोण बी है, तो ये भी कोण बी का मान भी हो जाएगा 83 डिग्री। अब हम देखते हैं कि जब दोनों कोण मालूम हो गए तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जब 180 अंश होगा तो हमको पूछा है कोण सी की वैल्यू क्या होगी। कोण सी की वैल्यू क्या होगी, तो हमको क्या निकालना है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान 180 होगा, जोड़ेंगे तो कोण ए की वैल्यू कितनी है 47, कोण बी की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू 83 है, तो बी की वैल्यू भी 83 होगी। और कोण सी की वैल्यू तो हमें मालूम ही करनी है, तो 180 ये हो जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ के इधर घटाएंगे तो कोण सी ये है 180 यहाँ रहेगा, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और 4 और 8 12 और 1 हासिल था तो 13, 180 में 13 घट जाएगा। मतलब क्या, इन दोनों को जब जोड़े हैं, जब 47 प्लस 83 कहिए 180 आया, 180 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो गया, और कोण सी की वैल्यू कितनी हो गई, 100 में 100 निकल गया, 80 में 30 निकल गया तो 50। तो कोण सी की वैल्यू कितनी हो गई 50। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब 12 नंबर का अथवा देखेंगे, 12 का OR अथवा। तो 12 का OR देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखते हैं। 12 के अथवा में लिखा है त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और PQ पर बिंदु E और F स्थित है। तो हम बनाते हैं त्रिभुज PQR, P ये है, Q ये है, R ये है,
पी क्यू और पी आर पर, ये पी क्यू है तो पी क्यू पर बिंदु ई स्थित है तो बिंदु ई लिखेंगे, और पी आर पर एफ स्थित है एफ लिखेंगे, दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। तो बताइए एफ समांतर क्यू आर लिखा है। अब क्या करेंगे हम, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। यदि क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं कि तीसरी भुजा के समांतर है तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करें। ये थेल्स प्रमेय का विलोम, यदि समांतर है तो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम सीधा अनुपात की ओर देखेंगे। थेल्स प्रमेय का विलोम इसमें लगाएंगे। कह रहा है कि समांतर है कि नहीं। हमको आप प्रश्न जरूर मिलाएंगे क्वेश्चन पेपर से, समांतर है क्यू आर के, तो हमको है या नहीं, है या नहीं ये सिद्ध करना है, यही हमको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यदि किसी त्रिभुज में कोई भुजा कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में जो विभाजित करेगी, इसके बटे ये हो जाए, इसके बटे ये हो जाए, बराबर हो जाए, तो भुजा क्यू आर के समांतर एफ हो जाएगी। अब यदि इनका बटे पीई बटे ई क्यू बराबर नहीं होगा, इसमें लिखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। तो हम सीधा थेल्स प्रमेय के विलोम से देखेंगे। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम ये है, कोई रेखा यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। विलोम से देखेंगे क्या, हम लोग सीधे स्टार्ट करेंगे पीई अपान ई क्यू बराबर क्या करें, पी एफ अपान एफ आर। यदि दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा क्या है, समांतर हो जाएगा। अब पीई की वैल्यू हमारे पास पेपर में लिखी हुई, हम लिख नहीं रहे, सीधे वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं। पीई का मान है 3.9 और ईक्यू का मान है 3 सेंटीमीटर। पीएफ का वैल्यू है 3.6, तो इसकी और एफ आर की वैल्यू है 2.4। यदि इसको करेंगे तो 39/10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36/24। दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने में क्या हो जाता है, दशमलव के नीचे उसकी जगह पे 0 होता है। तो अब ये हमारे हिसाब से ये हो जाएगा कितना, अब आगे भाग लगाते हैं तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, ये 3.9 हो जाएगा। बराबर करेंगे 36 और 4 से काटे तो 4 में 36 और 4 छंग 24, 12 से जो काट दिया तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, सॉरी यहाँ 3 होगा तो 3 यहाँ हो जाएगा, और कितना 24, 2 यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, अब 3.9 ये हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, भाग लगाएंगे 3 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, एक बचेगा तो 2 पंचे। तो देख रहे हैं कि सॉरी 3.9 नहीं होगा, सॉरी इसको हम 3 एकम 3 के 9 काटेंगे, 1.3 होगा, ये 10, तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, 1.3 हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक में 1.3 आ रहा है और एक में हो रहा है कितना, एक में 1.5 हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, समांतर नहीं होगा। इसलिए ई एफ समांतर नहीं है, किसके समांतर नहीं है, ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर। ये हमारा ऐसे सिद्ध होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस में। आगे क्वेश्चन में हम चलेंगे 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर आप देख लीजिए, प्रश्न नंबर 13 है, बिंदु ए दिया है मूल बिंदु, तो दिया क्या है, दिया है ए बिंदु ए 3 4,
और मूल बिंदु को O कहते हैं। O का निर्देशांक 0 0 होता है। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। y1 का मान 4 हो जाएगा और y2 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दूरी का सूत्र हम जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये होगा। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 0 और x1 का मान है 3, ये हम देख रहे हैं, और प्लस y2 की वैल्यू है 0 माइनस है y1 का मान है 4। तो इस तरह से ये करेंगे और 0 में 3 घटाएंगे तो -3 बचेगा। 3 का वर्ग करेंगे, -3 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9, तो ये हो जाएगा 3 3 9। इसी प्रकार इसका भी 4 चौको 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा और 25 का वर्गमूल क्या निकालेंगे, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी दूरी कितनी हो गई, 5 इकाई। इस तरह से 13 नंबर का लगेगा। तो आप देख रहे हैं, अब चलते हैं 13 का अथवा में। 13 के अथवा में थोड़ा यूज करते हैं। आप बेहतर तरीके की जैसे ही तैयारी करना शुरू करेंगे, लगाना शुरू करेंगे, सब कुछ बनना शुरू हो जाएगा और आप भी बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे। तो चलिए 13 नंबर का अथवा देखेंगे। 13 का ओआर अथवा। तो 13 का अथवा देखते हैं तो क्या होगा, ये 2 बिंदु दिए हैं। एक बिंदु दिया है 2 3 और एक बिंदु दिया है बी दिया है 4 और 1। बी बिंदु दिया है 4 और 1। तो x1 का मान है 2, x2 का मान है 4, y1 का मान है 3 और y2 का मान है कितना, 1। x1 ये, y1 ये, x2 है, y2 है। तो जब हम मूल बिंदु दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देखेंगे तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। इस फार्मूला की जगह पे x2 सब का मान रखेंगे। x2 की वैल्यू है 4, तो हो जाएगा 4 माइनस x1 का मान है 2, वर्ग करेंगे, प्लस y2 का मान है 1 और y1 का मान है 3 का वर्ग करेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा कितना, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा। 1 में 3 घटाएंगे तो -2, ये भी 2 का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग दोनों का करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा। तो ये √8 हो जाएगा। 8 को लिख देंगे 4 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा, या फिर 4 गुणे 2 ना लिखें तो 2 गुणे 2 गुणा 2 लिख दें तो भी 8 होगा। तो 2 जोड़ा बन जाएगा, जिसका जोड़ा बन जाता है तो बाहर निकल जाता है और जिसका जोड़ा नहीं बनता तो अंदर ही रहता। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 2√2। हम देखते हैं कि बहुत सामान्य से क्वेश्चन है हम लोगों के पास और इसको बेहतर तरीके से हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसको इरेज करके फिर लिखते हैं। आप बेहतर पढ़ते रहें, करते रहें। तो प्रश्न क्रमांक 14 में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न क्रमांक 14 को देखेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 में लिखा है कि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, x का मान ज्ञात करें। तो लिखा हुआ है कि बिंदु Q, एक Q है। प्रश्न क्रमांक 14, बिंदु Q पहले लिख लेते हैं। Q के निर्देशांक हैं 0 और 1। P का निर्देशांक है 5 माइनस 3 और R का निर्देशांक है x और 6। तो कहता है कि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। बिंदु Q, तो यदि हम रेखा में बताएं तो यहाँ बिंदु Q होगा, यहाँ P होगा, यहाँ R होगा। तो ये बिंदु यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बराबर दूरी पर होगा। तो हम क्या कहेंगे,
तो हम दूरी के सूत्र से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू बराबर दोनों दूरियां क्या होगी, बराबर होंगी, समदूरस्थ हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्यू आर। तो अब निकालेंगे हम पी क्यू और क्यू और x1 x2 की बात हम करेंगे तो p का निर्देशांक x1/1 हो जाएगा, q का निर्देशांक x2/2 इसके लिए, और q का निर्देशांक x1/1 और r का निर्देशांक x2/2, मतलब इस प्रकार से होगा। तो चलिए देखते हैं पी क्यू में, तो q और p को देखेंगे तो x, अब दूरी का सूत्र आप बनाएंगे, हम लिखते हैं q में p वाले को घटाएंगे तो q x2 ये है, q का मान x2 माइनस x1 हो जाएगा, तो 0 माइनस 5 का वर्ग होगा, फिर 1 प्लस ये हो जाएगा 1, ये माइनस और सूत्र का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा बराबर। अब क्यू आर है तो आर वाला 2 का होगा, आर के निर्देशांक 2 में होंगे, x2/2, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बाई 2 माइनस बाई 1, तो क्या होगा 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से होंगे। यदि रूट हटाना है तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, अभी रूट रहने देते हैं, इस बार अगली बार हटाएंगे, तो 0 में 5 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, -5 का वर्ग करेंगे, -5 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 प्लस 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 4 चौको 16, और फिर x और 5 का करेंगे तो x माइनस 5, अभी स्क्वायर हटाएंगे तभी होगा, प्लस 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। इस तरह से अब वर्गमूल लगा हुआ है तो वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ का वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 में 16 जोड़ेंगे तो 25 में 10 जोड़ते हैं तो 35, 35 में 6 जोड़ेंगे तो 41 होगा, 35 6 41, ये हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, वर्ग कर देंगे तो। अब इसका वर्ग करेंगे तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर रहेगा, अब प्लस 81, अब ये हो जाएगा x 41, ये और a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल लेते हैं इसको, तो होता है a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे x है, b की जगह पे 5 है, 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग होगा 25, लेकिन एक बार लिख देते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा कितना, अब सबको इकट्ठा हम बना लेते हैं, ये लगभग वर्ग समीकरण बनेगा। हम इसको 41 को भी दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 पंचे 10x हो जाएगा, 10x ये माइनस है, 10x प्लस 25 प्लस 81 और ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, माइनस क्या हो जाएगा 41 और ये बराबर 0 हम यहाँ पे एक बार कर देते हैं, फिर ये 0 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब इनको जोड़ घटा लेते हैं, 81 में 41 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40, 40 दूनी 80 हो तो 40 हो जाएगा, और 40 में 25 जोड़ेंगे तो 40 20 60 5 65 हो जाएगा, कितना 65। एक बार फिर देख लेते हैं, 1 में 1 0 हो जाएगा, 8 में 4 निकल गए 4 मतलब 40, ये 40 में 25 जोड़ेंगे तो 40 20 60 हो जाएगा और 60 5 65 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा। तो अब हमको गुणनखंड करना पड़ेगा, गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, अब हम 4 पार्ट वर्ग समीकरण पढ़ चुके हैं, गुणनखंड करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट
फर्स्ट और लास्ट करें तो आ जाएगा कितना, 65 आ जाए, गुणा करें तो, और जोड़ दें तो 10 आ जाए। तो क्या किया जाए, अब इसको आप सोचिए, आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। देख लीजिए, हमने क्यू आर कर रहा है, क्यू आर करेंगे, और क्यू आर, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा ये गलती हो गई है, आप थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि ये तो ठीक है लेकिन हमको क्यू आर करना था, क्यू में आर, आर में क्यू को घटाना था, तो हमने पी को घटा दी, ये सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई, इसको आप देखेंगे सुधार करके लिखना है, नहीं तो थोड़ी गड़बड़ी हो जाती। तो ये थोड़ा मिसिंग हो गई है, इस मिसिंग को हम अपने हिसाब से सुधार दे रहे हैं, सॉरी सॉरी। ये क्या था इसमें कि हमको q माइनस, ये r माइनस क्यू करना था, तो x माइनस 0 होगा, x माइनस 0 का वर्ग हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 का वर्ग, ये x बाई 2 माइनस बाई 1 हो जाएगा, x1 बाई 1 ये, x2 बाई 2 ये, तो x1 का मान क्या हो जाएगा, x1 का मान x माइनस 0 x2 हो जाएगा, और बाई 1 का मान ये, बाई 2 का मान ये, इस तरह से होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 0 घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 6 में 1 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, अब स्क्वायर करेंगे तो ये 41 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ रहेगा, ये 25 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 25 में 41 में 25 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 16 बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होगा, और जब x बराबर करेंगे तो वर्गमूल लग जाएगा 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। इस तरह से हम लोग देखेंगे x की वैल्यू इतनी आ गई, थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी, उसके लिए हम देखते हैं आगे। अब 14 नंबर का अथवा देखेंगे, 14 का अथवा, तो चलिए देख लेते हैं 14 का OR नंबर। इसमें लिखा है कि A और B है, अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो देख लेते हैं बिंदु A बिंदु क्या होगा 1 माइनस 5, और B बिंदु होगा कितना, लिखा हुआ है 4 माइनस 4 और 5। कहता है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, x अक्ष से विभाजित होगा, तो क्या हो जाएगा, जो हम लोग x अक्ष की बात करते हैं, x अक्ष की बात करते हैं, तो x अक्ष में y निर्देशांक शून्य होगा, x अक्ष में y निर्देशांक शून्य, तो हम क्या करेंगे, बनाते हैं a और b, a बिंदु यहाँ हो जाएगा 1 और माइनस 5, और b यहाँ हो जाएगा माइनस 4 और 5। अनुपात हमें नहीं मालूम है, कहता है कि x अक्ष से विभाजित होता है, वो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे हम कि कोई बिंदु C है जो x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर x निर्देशांक तो होगा लेकिन y निर्देशांक शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y निर्देशांक शून्य हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि अनुपात जो है, जो ये बिंदु है, तो रेखाखंड AB को हम लिख देते हैं एक लाइन में, तो बिंदु C, माना कि बिंदु C रेखा खंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा, अब हम इसका क्या करेंगे, x1 का मान हो जाएगा 1, x2 का मान हो जाएगा -4,
y1 का मान हो जाएगा कितना, -5, और y2 का मान हो जाएगा +5। तो हम क्या करेंगे, अनुपात जो निकालते हैं तो x निर्देशांक होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, m1x2 प्लस m2 x1, ये विभाजन सूत्र है। फिर m1 प्लस m2 होता है x निर्देशांक के लिए। y निर्देशांक के लिए y बराबर क्या हो जाएगा, m1/2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 होता है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे तो x ही रहेगा, इसका कुछ बदलना नहीं है। m1 का मान m1 ही रहेगा, लेकिन x2 का मान बदल जाएगा, x2 का मान है -4, प्लस m2 का मान m2 ही रहेगा, लेकिन x1 का मान बदलेगा तो हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ये हो जाएगा। y निर्देशांक वैसे भी 0 है, तो यहाँ 0 के बराबर निकालेंगे। 0 के बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1/2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 5, तो m1 के गुणा में 5 लिखेंगे, प्लस m2 करेंगे, y1 की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 करेंगे, अपान m1 प्लस m2 ये हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे। अब यदि x को लेके चलते हैं तो हमारे पास कुछ x बचा ही रहेगा। अब हम 0 को ही लेके हमें चलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये m1 और m2 0 से गुणा हो जाएगा, ये भाग में है तो गुणा में जाएगा, क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 ये हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5m1 और प्लस माइनस का गुणा होगा -5m2। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 5m1 माइनस 5m2 बचेगा। तो जो m2 है, क्या है, m2 है, तो m2 को उधर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m2 5m2, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो गया, और ये 5m1 बचा। हमें m1 अपान m2 निकालना है, तो ये m2 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, m1 ये हो जाएगा, ये m2 भाग में चला जाएगा, ये 5 यहाँ है और इसका 5 गुणा में था, ये भाग में चला जाएगा, तो 5 एकम 5 1 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखते रहिएगा, m1 अपान m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/1, 1/1। तो इसका मतलब क्या है, m1 अनुपात जो है m2 का, तो 1:1 हो गया। कितने अनुपात में बांटेगा, 1:1 के अनुपात में बांटेगा। अब चलिए हम प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं, तब से इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज करके फिर आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न क्रमांक 15 हम देखेंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को देख लेते हैं। 15 में लिखा हुआ है किस मान निकालना है, किसका, sin 60 cos 30, sin 60 और cos 30 की वैल्यू निकालना है। अब प्लस sin 30 cos 60 की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, sin 60 का मान क्या होता है, sin 60 का मान होगा √3/2। अब ये वैल्यू आपको ज्ञात करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2, प्लस sin 30 की होती है 1/2, और cos 60 की भी होती है 1/2। तो हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 में √3 का गुणा कर लेते हैं, 9 आएगा, √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 3/4 ही हो जाएगा। ये 1 एकम 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 3 में अब हर समान है तो अंश जुड़ेगा, जब हर समान रहता है तो अंश ही जुड़ता घटता है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, बटे में 4 पहले से है तो 4 एकम 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से आंसर इसका 1 आएगा।
अब प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा देख लेते हैं। 15 का अथवा, तो 15 के अथवा में लिखा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी बराबर कॉस ए कॉस बी। मतलब जो कोण है, जो कोण ए और बी है, तो उनका मान कॉस ए और कॉस बी के बराबर आता है। तो हम मानेंगे, मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC में हम कोण C को 90 डिग्री मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा A यहाँ, B यहाँ और C क्या है 90 डिग्री है। तो हम मान लेंगे, माना कि कोण C बराबर 90 डिग्री। अब कोण C बराबर 90 डिग्री हम मान लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि कॉस A और कॉस B की वैल्यू हम निकालेंगे। दिया है कि कॉस A और कॉस B बराबर हैं, तो देख लेते हैं। कॉस A दिया है, कॉस A बराबर कॉस B। तो क्या हो जाएगा, हम जब क्या करते हैं, कॉस A की वैल्यू हम निकालते हैं। तो कॉस A की वैल्यू कितनी है, कॉस A की वैल्यू हम निकालते हैं इसमें, सॉरी, तो कॉस A की वैल्यू हम निकालेंगे, कॉस B की भी वैल्यू निकालेंगे। वैसे कॉस A का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये होगा, इसका भी क्या होगा, आधार बटे, अब आधार अलग अलग होंगे, कर्ण एक ही होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा हो जाएगा, एक बार आधार AC होगा, एक बार आधार BC होगा। तो एक जब कॉस A की वैल्यू निकालेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, जब कॉस A की वैल्यू निकालेंगे तो आधार AC हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC और कर्ण हो जाएगा AB। और जब B की वैल्यू निकालेंगे B, तब ये आधार BC हो जाएगा। तो क्या होगा, BC और कर्ण क्या है, AB दोनों हैं। अब हम मान रखेंगे, इक्वेशन एक इसको दे देते हैं। अब इक्वेशन एक में मान रखेंगे, जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, AC अपान AB बराबर BC अपान AB। क्या होगा, BC अपान AB। क्यों होगा, क्योंकि एक कॉस A की वैल्यू है AC अपान AB यहाँ, कॉस B की वैल्यू है BC अपान AB यहाँ। तो हम देखते हैं जब दोनों को बराबर करते हैं तो ये कट जाएगा, तो AC और BC बराबर हो जाएंगे। जब AC और BC बराबर हो जाएंगे तो कहते हैं कि बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, बराबर भुजाओं के, हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख लिखाएंगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, AC और BC को हम देखते हैं, AC में कोण A और BC में कोण B। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B, BC में कोण B, इसलिए कोण A बराबर कोण B होगा। तो सिद्ध करने को क्या लिखा था, सिद्ध करने को लिखा था कि कोण A बराबर कोण B। तो यह क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इसी को कहेंगे प्रूफ। इस तरह से कोण A कोण B सिद्ध हुआ। अब हम चलेंगे प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 16 क्या लिखा हुआ है,
लिखा है कि एपी में 17वां पद और 10वां पद से 7 अधिक है। पद 17वां 10वां पद से 7 अधिक है, तो सार्वंतर डी निकालना है। तो प्रश्न क्रमांक 16 देख लेंगे। मान लेंगे कि प्रथम पद क्या है, एपी का प्रथम पद ए कितना हो जाएगा, प्रथम पद है ए, ऐसे मानेंगे, और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर है डी। तो एपी का प्रथम पद और सार्वंतर, तो प्रश्नानुसार हम क्या बोलेंगे, प्रश्नानुसार 17वां पद और कौन सा पद दिया है, 10वां पद। तो A17 और A10 दोनों को बराबर लिख लेते हैं, लेकिन बराबर है नहीं, तो कहता है 17वां पद 10वें से 7 अधिक है, तो 10वें से कितना अधिक है, 7 अधिक है, अब बराबर हो जाएंगे। तो 17वां में क्या है, n का मान 17 है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 d हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 d प्लस 7 है, तो प्लस 7 रहेगा, a से a कट जाएगा, तो बचेगा 17 में 1 निकाल देंगे तो 16d, और इसमें 10 में 1 निकाल देंगे तो 9d प्लस 7 बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ हम कर लेंगे डी वाले को, ये हो जाएगा 16d माइनस 9d बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 16 में 9 घटा देंगे तो 7d हो जाएगा बराबर 7। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/7 हो जाएगा। ये होगा d की वैल्यू कितनी, 1 हो जाएगी। इस तरह से d का सार्वंतर d, तो क्या हो जाएगा, सार्वंतर d की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। यही आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 हो गया। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा देख लेते हैं। 16 का कितना अथवा, 16 का अथवा देखेंगे तो दिया है an की वैल्यू, दिया है an की वैल्यू कितनी है, 3 + 4n। अब हमें श्रेणी बनाना है, तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, इतने में श्रेणी बन जाएगी। तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 4 × 1, तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 में 3 जोड़ेंगे 7, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 7। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 4 × 2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगा, + 4 × 3 करेंगे तो 4 3 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इस तरह से श्रेणी क्या हो गई, श्रेणी ये बन जा रही है, श्रेणी बन जा रही है 7, 11, 15, 19, ऐसे चलती जाएगी। और n की वैल्यू क्या है, अब यहाँ देखेंगे कि a का मान है 7, d का मान है 11, में 7 घटाएंगे तो 4 आएगा, d का मान 4, और n की वैल्यू कितनी है, 10। क्या निकालना है, a10 की 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n पदों का योग का सूत्र आपने जाना होगा, Sn = n/2 2a + n-1 होता है × d। ये हो जाएगा, n की जगह पे 10 रखेंगे, ये 10/2 होगा, ये 2 × a की जगह पर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, प्लस 10 n की जगह पे रखेंगे, -1 है, d की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 भी है। 2 पंचे कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5, और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 10 में 1 निकालेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 4 का गुणा अगले स्टेप में हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, 9 चौको 36, 36 में 14 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। ये 5 पहले से है, 50 में 5 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 250। आप गुणा करके देख सकते हैं। तो यस 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 250। ये हो रहा 16 का अथवा। 16 का अथवा आपने देख लिया। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। तो इसके लिए इरेज करते हैं। इरेज करने के लिए हम देखते हैं, इरेज करेंगे, इसके बाद आप बार बार प्ले करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं, परेशानी नहीं है। तो आगे आप देखते भी रहेंगे, हम प्रश्न क्रमांक 17 करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 17 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि
यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो POA का मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वृत्त लेते हैं। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। वृत्त का केंद्र कितना है? O है। और हमारे ऊपर बाह्य बिंदु P है। P से स्पर्श रेखाएं दो ठो निकल रही हैं, एक PA और एक PB। तो ये PA है और ये PB है। यहाँ पे बिंदु क्या है? A है, यहाँ पे B है, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और AO केंद्र तो है ही। हम A को O से और O को B से मिला देते हैं और ये यहाँ पे रचना कर देते हैं PO और OP। तो ये चतुर्भुज बनेगा कौन सा? OAPB। तो हम क्या क्या देखेंगे? PA PB स्पर्श रेखाएं हम लिख देते हैं जो दिया है। दिया क्या है? PA व PB स्पर्श रेखाएं हैं। किसकी स्पर्श रेखाएं हैं? वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। और क्या है? दोनों बिंदु क्या है? कोण A पर स्थिर है। तो अब क्या हो जाएगा हम देखेंगे। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर क्या होंगी? त्रिज्या पर लंबवत होती हैं। क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। और जब त्रिज्या पर लंबवत होंगी तो क्या हो जाएगा? कोण कौन सा? OAP। कौन सा? OAP का भी मान 90 होगा और कौन सा? OAP और OBP का भी मान 90 डिग्री होगा। इस तरह से OAP और OPB का मान 90 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। OPB का मान 90 डिग्री होगा और हम देखेंगे कि अब चतुर्भुज बन गया। कौन सा चतुर्भुज हो गया? OAPB। अब OAPB में चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो हम क्या लिखेंगे? देखेंगे कौन कौन कोण होगा। इसमें OAP हो जाएगा। OAP प्लस कौन सा? OAP। APB हो जाएगा। APB फिर कौन सा हो जाएगा? OBP। OBP और फिर कौन सा कोण हो जाएगा? AOB। ये कोण हो जाएगा, कोण AOB हो जाएगा। सबका होता है जोड़ कितना? 360 अंश। तो आपने देखा है OAP की वैल्यू है 90 डिग्री है। APB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसमें 80 डिग्री दिया हुआ है तो APB की वैल्यू होगी 80 डिग्री। तो क्या होगा? इसका भी मान 80 डिग्री हो जाएगा। OBP की वैल्यू 90 है तो ये हो जाएगा कितना? अब हमें AOB की वैल्यू निकालना ही होगा 360 अंश। तो कुछ नहीं करना है हमको, कोण AOB की वैल्यू निकालनी है और ये 360 होगा। इन सबको जोड़ लेंगे 9 8 17 9 9 18 7 9 8 17 और 9 26 होगा। मतलब कितना होगा? 260 डिग्री होगा। अब घटाएंगे और जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोण AOB 360 में 260 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। इस तरह से AOB की हो जाएगी। अब हम देखेंगे POA और POB दोनों त्रिभुजों को, इसको देखेंगे ये और ये दोनों त्रिभुजों को। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमको वैल्यू फाइंड करनी है कोण POA की। तो हम देखेंगे
क्या हो जाएगा, कोण पी ओ ए व कोण पी ओ ए और पी ओ बी हम देखेंगे। तो हम त्रिभुज पहले देखेंगे, त्रिभुज पी ओ ए व त्रिभुज पी ओ बी में हम देखेंगे तो क्या होगा, पहले हम इनको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं, देखेंगे क्या हो जाएगा। देखते हैं, हम देखेंगे कि OA और OB, देखिए OA और OB क्या हो जाएंगे, OA व OB क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। इसकी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्याएं क्या होती हैं, कि वृत्त की त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। फिर क्या है, OP OP दोनों दिख रहा है, तो क्या हो जाएंगे, OP बराबर OP क्या होगा, उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ भुजा होगी। क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा। क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा होगी। फिर इसके बाद क्या है, PA बराबर PB, क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं तो बराबर होंगी। PA बराबर PB क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं तो क्या है, बराबर है। एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्या हो जाएंगी, ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो जब ये है तो तीनों सर्वांग समता की शर्त से क्या हो जाएगा, सर्वांग समता की शर्त से, सर्वांग समता की शर्त से क्या हो जाएगा, त्रिभुज POA सर्वांग सम होगा त्रिभुज POB को। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखते हैं हम AOB। अब देखिए जो है AOB रेखा है, ये कोण है, तो इसी के अंतर्गत ये भी कोण है और ये भी कोण है। तो हम देख रहे हैं चूंकि त्रिभुज कोण AOB क्या है, त्रिभुज OAOP, हमें क्या निकालना है, हमें कौन कौन सा कोण निकालना है, हम देख लेते हैं। POA और POA हमको निकालना है। तो देख लीजिए, तो इसके बराबर में क्या है, POA और प्लस कोण POB। आप देखेंगे क्या, ये कोण माने POA ये और POB ये दोनों किसके अंतर्गत हैं, कोण AOB के अंतर्गत हैं, यह लिख दिए। और हमने सर्वांग समता मान लिया है, तो सर्वांग समता मानेंगे तो क्या हो जाएगा, अब AOB की वैल्यू हमारे पास 100 है तो 100 हम रख सकते हैं। फिर क्या है, POA और POB दोनों बराबर हैं, क्यों, क्योंकि सर्वांग सम है, सर्वांग सम है तो कोण भी बराबर होंगे, भुजा बराबर तो कोण भी बराबर होंगे। तो हमको POA की वैल्यू चाहिए, तो POA तो यहाँ लिख ही सकते हैं, लेकिन POB की जगह पर भी कोण POA लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 100 अंश यहाँ पे हो जाएगा और POA मिलकर 2 POA हो जाएंगे, POA। तो POA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, और कोण POA बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोण POA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पंचे और 0, तो 100 का आधा 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। इस तरह से इसका आंसर ये आया। तो आप देखते रहेंगे, बेहतर तरीके की तैयारी भी करते रहेंगे और कमेंट में अवश्य बताते रहेंगे कि क्वेश्चन में क्या समस्या है या फिर कहीं भी कोई परेशानी क्या है। तो अब चलिए देखते हैं अगला। और हम लोग, आपको यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो बीच में एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर लें। चलिए 17 का अथवा देख लेते हैं। 17 नंबर का कितना, OR। तो 17 का अथवा लिखा है, एक वृत्त खींचिए, इसी में सब कुछ लिखना है। 17 का अथवा हम यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं और 17 का अथवा यहाँ लिख लेते हैं। तो 17 का अथवा यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए वहाँ पे जगह थोड़ी कम है, तो 17 का OR नंबर लिखेंगे। तो कहता है कि एक वृत्त खींचिए
तो एक वृत्त हमने खींच रहे हैं हम लोग, ये एक वृत्त हो गया। एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा। अब हम एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं, अपने से दी गई रेखा हम मान लेते हैं, ये मान लिए कि दी गई रेखा कोई अक्ष वाई हम खींच ले, ये क्या है, दी गई रेखा है। तो कहता है कि दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें एक स्पर्श रेखा हो और दोनों समांतर हो, एक छेदक रेखा हो। इसके समांतर दूसरी हम स्पर्श रेखा यहाँ से खींच लेते हैं, ये इसको हम कह देते हैं कि ये भी है, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा। और हम CD एक खींच देते हैं, ये है CD, ये C है, ये D है। तो CD क्या हो जाएगी, CD क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी छेदक रेखा। इस तरह से हम लोग बेहतर और व्यवस्थित प्रयास करेंगे। अभी एक बार और स्टार्ट करेंगे। 2 नंबर वाले प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 से नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तो यदि सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर लें, जरूर अवश्य शेयर कर लें, और अपने दोस्तों तक शेयर करके एक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत।